भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैंने प्रोफेसर चौधरी साहब से पूछा कि कितनी देर का पीरियड होता है, तो आपने बताया 50 मिनट का होता है। तो एक पीरियड आपका हो चुका, और हर पीरियड के बाद शिक्षक भी थोड़े रिफ्रेश होते हैं, छात्र भी रिफ्रेश होते हैं, थोड़ा वॉशरूम जाएंगे, आएंगे, बाहर थोड़ा चहल कूद करेंगे। सिटिंग पावर कम हो गई है, लिसनिंग पावर थोड़ी कम हो गई है। एक बार आप लोग अपने अपने कुर्सी पे खड़े हो जाओ, थोड़ा आराम से ऐसे थोड़ा स्ट्रेचिंग ले लो, अगल बगल नमस्ते कर लो, और करके आपस में कुर्सी बदल लो। नहीं, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, करो, ये सीरियसली कह रहा हूँ। नहीं तो अभी काफी लोग सोना शुरू कर चुके हैं, बाकी लोग भी सो जाएंगे। हाँ, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले हो गया, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। ये इसका वैज्ञानिक कारण है, कुर्सी बदलने का एक वैज्ञानिक कारण है। पॉलिटिक्स में नहीं बदलना चाहिए, बाकी बदलते रहना चाहिए। सबसे पहले आदरणीय सोडानी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और इनफैक्ट ये कार्यक्रम 3 दिन की सूचना पर तय हुआ। पहले ये कार्यक्रम 27 तारीख को होना था। मैं परसों था IIT गुवाहाटी में, तो मैंने सोडानी साहब से कहा कि आज मेरी एक ही PIL लगी है, यूनिफॉर्म एजुकेशन वाली, और 10:30 बजे मैटर आएगा, मैं बहस वहीं से कर लूँगा। तो आप 24 को कर लीजिए, अजमेर 25 कर लीजिए। तो ये कार्यक्रम इस तरीके से हुआ कि मैं सैटरडे को IIT गुवाहाटी था, संडे को AMIT यूनिवर्सिटी नोएडा में था, आज मंडे है, आपके इन बीच में हूँ। कल जो है मैं अजमेर में रहूँगा, कल रात तक पहुँचूँगा, फिर परसों वाले कार्यक्रम आगे शुरू हो जाएंगे। आज ये 20वां कार्यक्रम है 2025 का। भीमराव अंबेडकर शोधपीठ है, कबीर सर्किल के पास। आशा करता हूं आप लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के अलावा डॉक्टर कबीर को भी अच्छी तरीके पढ़ा होगा। पढ़ना चाहिए, बड़ा आवश्यक है कबीरदास जी को भी पढ़ना। कबीरदास जी को जीवन में उतार लें, बाबा साहब अंबेडकर को जीवन में उतार लें, आधी समस्या का समाधान हो जाए। ये दोनों महान लोग मेरे आदर्श हैं। मैं जितना डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ता हूँ, उतना ही कबीरदास जी को भी पढ़ता हूँ। प्रोफेसर मोहनलाल साहब ने बहुत बढ़िया शुरुआत किया यहाँ पे। किशन पाठक जी ने अपनी बात रखी, उसके बाद हेमंत विजयवर्गीय जी, चौधरी साहब पूरा मंच संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने यहाँ आके एक बात देखी कि जैसे बीजेपी का नाम लो तो कहेंगे ये एक कम्युनिटी की विरोधी है, ऐसा आरोप लगता है ना, लेकिन वो है नहीं। ऐसे जैसे ही कह दो एक देश एक विधान, लोग सोचते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होने वाली। सच्चाई है, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोलने वाला नहीं था। मैंने बाद में बीच में किताब मंगवाई, शायद आपने देखा होगा, मैंने प्रोफेसर साहब बुला के बोला जरा किताब लेके आइए। एक 1 नेशन 1 लॉ का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। एक 1 नेशन 1 लॉ का मतलब 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड, 1 नेशन 1 पुलिस कोड, 1 नेशन 1 सिविल कोड, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड, 1 नेशन 1 लेबर कोड, 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर कोड। ऐसे मेरी 25 PIL है यूनिटी यूनिफॉर्मिटी के ऊपर। लेकिन अब चूंकि लगा ऐसे दिमाग में है कि बोलने वाला वही हूं, तो मैंने किताब रख लिया है। 3 विषय रखूंगा, उसमें तीसरे नंबर पर उसको रखूंगा। हमारे प्राचीन भारत में 3 चीजें मुफ्त थी और 3 चीजें समान थी। शिक्षा मुफ्त थी और शिक्षा सबके लिए समान थी।
कृष्ण और सुदामा एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ते थे, एक राज परिवार का बेटा और एक गरीब ब्राह्मण का बेटा। राजा दशरथ और सुमंत, राजा दशरथ राज परिवार के बेटे क्षत्रिय और सुमंत नाविक के बेटे, मल्लाह के बेटे, गरीब, दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। भगवान श्री राम और प्रयाग के निषाद राज एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ते थे, क्योंकि हमारे देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था, जिसकी पीआईएल मेरी आज लगी हुई थी, जिसमें मैंने बहस किया। भारत में यूनिफॉर्म हेल्थ केयर सिस्टम था। सुखेन वैद्य रावण का भी इलाज करता था और रावण के सैनिकों का भी इलाज करता था। और तीसरी बात मुफ्त थी, वो थी न्याय। न्याय व्यवस्था सबके लिए समान थी और न्याय व्यवस्था मुफ्त में थी। आज की डेट में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय सबसे बड़ा कारोबार हो गया है। मैं न्याय की नगरी से आया हूं, जहां सबसे ज्यादा महंगा न्याय मिलता है। हाँ, 25-25 लाख रुपए एक बार की फीस होती है। मैं चिकित्सा की नगरी से आया हूं, क्योंकि गुड़गांव में एक मेडिसिटी बनी है, वहां पे अगर आपको बुखार हो जाए तो भी 2 लाख रुपए लग जाएगा। और मैं शिक्षा की नगरी में आया हूं, जहां 5 लाख रुपए से कम में कोचिंग नहीं हो रही है। तो भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा व्यापार आपके शहर में हो रहा है, न्याय और चिकित्सा का सबसे बड़ा व्यापार मेरे शहर में हो रहा है। यह कड़वी सच्चाई है। विकास केवल भौतिक नहीं होता। जैसे व्यक्ति का विकास, व्यक्ति को अच्छा तब मानेंगे जब उसका भौतिक विकास भी हो, लंबाई अच्छी हो, ठीक ठाक हो, ज्यादा चौड़ा भी ना हो, कम चौड़ा भी ना हो, राइट। लेकिन भौतिक विकास हो, उसका आध्यात्मिक विकास ना हो, उसका नैतिक विकास ना हो, उसका चारित्रिक विकास ना हो, उसका शैक्षिक विकास ना हो, उसका मानसिक विकास ना हो, उसे अच्छा मान सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। देखो, अगले 1 घंटे तक आपको क्लास में प्राइमरी के बच्चों की तरीके जोर जोर बोलना है। जैसे मैं पूछूं, हमसे सहमत हो तो हां करो, हमसे सहमत नहीं हो तो ना करो। कोई पहले से बताया हुआ कोई प्री प्लान क्वेश्चन है नहीं, लेकिन जो करना है जोर से बोलो, क्योंकि आपका वीडियो 4 से 5 करोड़ लोग देखेंगे और आवाज यहां से रिकॉर्ड होगी, तो आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। हमारे सहायक जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आपकी आवाज वहां नहीं सीधे पहुंचेगी, इधर आएगी, तब पहुंचेगी वहां पे। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, जरा बीच बीच में थोड़ा घुमाते रहिएगा। तो जितना आवश्यक है भौतिक विकास, उतना ही आवश्यक है नैतिक विकास, उतना ही आवश्यक है मानसिक विकास, उतना ही आवश्यक है चारित्रिक विकास, उतना ही आवश्यक है आध्यात्मिक विकास। अब इसको देश पे ले जाइए, तो जैसे देश का भौतिक विकास आवश्यक है, वैसे चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। तो सवाल है, देश का चारित्रिक विकास कौन करेगा, नैतिक विकास कौन करेगा, भौतिक विकास कौन करेगा? तो सरकारों के ज्यादातर मंत्रालय भौतिक विकास करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट कौन सा विकास करता है? जोर से बोलिए। भौतिक, आध्यात्मिक, भौतिक। परिवहन विभाग कौन सा विकास करता है? भौतिक। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन सा विकास करती है? भौतिक। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कौन सा विकास करती है? भौतिक। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कौन सा विकास करती है? भौतिक। तो देश का चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास जो बहुत जरूरी है, उसको 3 डिपार्टमेंट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये 3 करते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में
स्वतंत्रता के बाद इन 3 मंत्रालयों ने अपना ढंग से काम ही नहीं किया। एयरपोर्ट खूब बनाए, हाईवे खूब बनाए, सड़कें खूब बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन यह समझने की कोशिश नहीं किया कि भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक, मानसिक यह विकास कैसे होगा। और वही गड़बड़ हो रखा है। उत्तरकांड में, रामचरितमानस में अगर आप देखें तो राम राज्य का वर्णन है, और सारे कथावाचक बोलते भी रहते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो पढ़ते भी रहते हैं, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अब ये बताए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि सब नर परस्पर प्रीति करेंगे कैसे। अरे उस जमाने में करते थे, आज कैसे करेंगे, ये नहीं बता रहे। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरु शरीरा। ठीक है, उस समय था, आज अल्प मृत्यु क्यों हो रही है? आपके कोटा में मैं देख रहा था 2025 में 16 सुसाइड के केस हो गए, जिसमें 12 मर गए और 4 बच गए। और क्या करने आए थे? मां बाप ने भेजा था उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए। आपका कोटा जो सिटी ऑफ जॉय था, वो सिटी ऑफ सुसाइड हो गया। जो आनंद का शहर था, वो आत्महत्या का शहर बन गया। इसमें चिंतन हुआ क्या? चर्चा हुई क्या? भौतिक विकास करने से आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक विकास नहीं होता। इसका हमें रूट काज पे चिंतन करना चाहिए। इस पे हाईकोर्ट में चर्चा होनी चाहिए कि देश में हमारी यंग जनरेशन आत्महत्या क्यों कर रही है। विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, आखिर युवा आत्महत्या क्यों कर रहा है। अगर आत्महत्या कर रहा है तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से संपन्न है तभी कोटा आया, भौतिक रूप से ठीक है तभी मां बाप ने यहां भेजा, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से कमजोर है, इसलिए आत्महत्या कर लिया और दबाव झेल नहीं पा रहा। आपके 8 जनवरी को हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नीरज ने आत्महत्या किया, 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के गुना के अभिषेक ने आत्महत्या किया, 15 जनवरी को उड़ीसा के अभिजीत ने आत्महत्या किया, 18 जनवरी को राजस्थान के बूंदी के मनन जैन ने आत्महत्या किया, 22 जनवरी को अहमदाबाद की अफसा ने आत्महत्या किया, 22 को ही असम के पराग ने आत्महत्या किया, फिर सवाई माधोपुर के अंकुश मीना ने आत्महत्या किया। आनंद का शहर आत्महत्या का शहर बन गया। और इसमें 3 बच्चे तो ऐसे थे जो मैंने रिसर्च किया, पता चला मां बाप के अकेले थे, उनका तो वंश खत्म हो गया। एक बच्चा था, डॉक्टर बनने आया था, आके आत्महत्या कर लिया, वंश खत्म। कौन देखेगा मां बाप के बुढ़ापे का सहारा, कौन बनेगा? इस पे चिंतन होना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। मैं समाधान की बात करूंगा, मैं समस्या को नहीं बताऊंगा, अभी मैं समाधान पे आने वाला हूं।